बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई। बागियों पर उद्धव की कार्रवाई शुरू हो गई है। भिवंडी के पूर्व विधायक रुपेश महात्रे पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। विश्वास नांदेकर, चंद्रकांत घुगुल, संजय अवारी को भी निष्कासित कर दिया गया है। प्रसाद ठाकरे को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। दरअसल पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण यह कार्रवाई की गई है। आपको ध्यान रहे कि उद्धव की तरफ से चेतावनी दी गई थी, कहा गया था, अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन अब यह बड़ा अपडेट आ रहा है कि कार्रवाई बागियों पर उद्धव की तरफ से शुरू कर दी गई है। भिवंडी के पूर्व विधायक रुपेश महात्रे पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं और इनके अलावा भी कई नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। और नम्रता दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारियों के साथ। नम्रता, कल नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था और अल्टीमेटम दिया गया था सभी दलों की ओर से कि नामांकन वापस ले ले बागी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो अब महाविकास आघाड़ी में जो एक्शन लेने की प्रक्रिया है उद्धव ठाकरे ने शुरू कर दी आज। जी देखिए, उद्धव ठाकरे के साथ साथ बीजेपी ने भी ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। सबसे पहले बता दूं कि भिवंडी से जो रुपेश महात्रे हैं उनको पार्टी से निकाला गया है। हालांकि उन्होंने नॉमिनेशन पीछे ले लिया था, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी की थी उन्होंने अपने नॉमिनेशन भरने के बाद, उसके चलते पार्टी ने उनको निष्कासित किया। उद्धव ठाकरे ने बड़ा फैसला लिया। दूसरी तरफ भाजपा ने सिंधुदुर्ग में बगावत कर और नॉमिनेशन भरने वाले विशाल परब को भी पार्टी से निकाल दिया है, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उन्होंने सावंतवाड़ी से जो है नॉमिनेशन भरा था बीजेपी से बाहर होते हुए, और ऐसे में अब भाजपा हो, उद्धव ठाकरे हो, कांग्रेस हो, इनकी तरफ से कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई। क्योंकि जब भी नॉमिनेशन भरा जा रहा था तभी पार्टी प्रमुखों ने क्लियर कर दिया था कि किसी तरह की कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होगी, गठबंधन के साथ जाना है और जो पार्टी की रूल्स को नहीं मानेगा उसको निष्कासित कर दिया जाएगा या फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये पहली कार्रवाई आज देखने मिल रही थी कि कल आखिर दिन था नॉमिनेशन का और आज से शुरुआत होगी और आज तमाम तरह की कार्रवाई जो है पार्टी प्रमुखों की तरफ से देखने मिलेगी। तो उद्धव ठाकरे ने रुपेश महात्रे जो भिवंडी से आते हैं उनको निष्कासित किया है। बीजेपी ने विशाल परब को निष्कासित किया जो सिंधुदुर्ग से आते हैं, क्योंकि वहां पे भाजपा के बड़े नेता जो हैं वो उम्मीदवार के तौर पर हैं महायुति के। तो ऐसे में जो जो पार्टी के अगेंस्ट की गतिविधियों में शामिल था उसको अब निष्कासित करने की या फिर कार्रवाई करने की प्रक्रिया जो है वो फिलहाल शुरू हो गई है। और साथ ही जिन नेताओं ने पार्टी की बात मानते हुए पहले नाम पीछे ले लिया उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। उनको पार्टी में बड़े पद देने की भी जो तैयारी है वो पार्टी की तरफ से शुरू हो गई है। तो ऐसे में आज अभी कई ऐसे नाम जो है, जी कुल मिलाकर बागी जो महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय थे, अब उन पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। शुक्रिया आपका नम्रता अपडेट्स पहुंचाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के धुले में कार से 70 लाख रुपए बरामद हुए हैं। कार जब्त कर दी गई है और साथ ही चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। पुलिस ने कहा जा रहा है कार चालक को हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र के धुले से बड़ी खबर, कार से मिले हैं 70 लाख रुपए और ये तस्वीरें भी देख रहे हैं आप। कार जब्त कर ली गई है और साथ ही कहा यह जा रहा है कि चालक को हिरासत में पुलिस ने लिया है। अब ये पैसे कहां से आए, कहां इसका इस्तेमाल होना था, इसको लेकर जो चालक है कार का उससे पूछताछ अब की जाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। दो तस्वीर, एक कार की और साथ ही जो रकम बरामद हुई है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। कार जब्त, चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, 70 लाख रुपए और साथ ही अब ये पूछताछ की इन पैसों का इस्तेमाल कहां होना था और किसके ये पैसे हैं। और इसी बीच देखिए यूपी से एक बड़ी खबर आ रही है डीजीपी के चयन को लेकर। डीजीपी के लिए अब यूपीएससी को नाम नहीं भेजना पड़ेगा। अब यूपी सरकार खुद ही डीजीपी का चयन करेगी। ये फैसला योगी कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में ही डीजीपी तय होगा और यूपीएससी को पैनल नहीं भेजा जाएगा। यूपी कैबिनेट ने सोमवार को जो बैठक की उसी में यह बड़ा फैसला लिया गया कि अब यूपी सरकार खुद ही डीजीपी का चयन करेगी। पहले यूपीएससी को नाम भेजना होता था और वो पैनल डिसाइड करता था, लेकिन अब यूपी सरकार खुद ही डीजीपी का चयन करेगी। कल ही देखिए योगी कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें ये बड़ा ऐलान करते हुए अब यूपी सरकार खुद ही चयन करेगी डीजीपी को लेकर। पहले यूपीएससी को यह नाम भेजा जाता था, लेकिन अब यह कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दे दी गई है और इसका फैसला खुद यूपी सरकार की तरफ से ही किया जाएगा। बड़े फैसले कल योगी कैबिनेट की बैठक में किए गए, जिसमें एक ये अहम फैसला कि अब उत्तर प्रदेश में ही डीजीपी तय होगा, यूपीएससी को पैनल नहीं भेजा जाएगा। और ऐसे में अब समझना होगा कि और क्या क्या बड़े फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए, कार्यकाल कितने साल का होगा, ये तमाम चीजों पर हम अपडेट आपको देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये बड़ा अपडेट कि डीजीपी के लिए यूपीएससी को अब नाम नहीं भेजना पड़ेगा और यूपी सरकार खुद ही डीजीपी का तय करेगी। चयन खुद डीजीपी का यूपी सरकार की तरफ से ही अब किया जाएगा।
योगी कैबिनेट की तरफ से देखिए इसे मंजूरी दे दी गई है कि अब उत्तर प्रदेश में ही डीजीपी का चयन किया जाएगा। मेरे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। वीरेश, इस बड़े बदलाव के बाद अब क्या होगा और कितने साल का कार्यकाल रहेगा, क्या अपडेट है? देखिए, कार्यकाल 2 साल का फिक्स कर दिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि अब प्रशांत कुमार जो अभी पूर्णकालिक डीजीपी नहीं है यूपी के, उन्हें पूर्णकालिक डीजीपी बना दिया जाएगा। ये एक बड़ा बदलाव होगा क्योंकि काफी अरसे से यूपी में जो डीजीपी होता था वो पूर्णकालिक नहीं होता था। यूपीएससी से उसका कोई वास्ता नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पसंद के डीजीपी को बना देते थे और ये संदेश आता था यूपीएससी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बीच आपसी तनाव का जो परिणाम है वो यूपी को पूर्णकालिक डीजीपी नहीं दे रहा है। अखिलेश यादव ने कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा बार यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जो सरकार, जो मुख्यमंत्री पूर्णकालिक डीजीपी न बना सकती हो, वो कानून व्यवस्था क्या कर सकती है? पूर्णकालिक डीजीपी के बगैर ये प्रदेश चल रहा है। बहुत सारे ऐसे सवाल खड़ा कर रहा था विपक्ष, लेकिन जो ये बदलाव हुआ है उससे ये उम्मीद की जा रही है कि डीजीपी प्रशांत कुमार को 2 साल का कार्यकाल फिक्स कर दिया जाएगा और वो पूर्णकालिक डीजीपी बनेंगे। ये तो एक बड़ा बदलाव। ठीक है वीरेश, यानी कि कुल मिलाकर अब राज्य स्तर पर ही डीजीपी का चयन कर लिया जाएगा। 2 साल का कार्यकाल तय कर दिया गया है। वीरेश, आपका शुक्रिया अपडेट पहुंचाने की। और सबसे पहले बात होगी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की, जिसके लिए आज होना है मतदान। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका पर हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज वोटिंग होने जा रही है। हैरिस की कैंपेनिंग में उनका सबसे बड़ा हथियार है ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौरान उनके कारनामों की याद वोटरों को दिलाना। हैरिस ने साफ कहा है कि अगर ट्रंप चुनाव जीत जाते हैं तो वो अमेरिका को फिर से काले गहरे दौर में ले जाएंगे, जहां डेमोक्रेसी को खतरा है और झूठ आम बात है। अमेरिका में वोटिंग भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:30 बजे से वोटिंग शुरू होगी। बुधवार सुबह 10:30 बजे तक वोटिंग खत्म होगी। बुधवार दोपहर 2:30 बजे एग्जिट पोल का परिणाम आएगा। चुनाव के नतीजे गुरुवार सुबह 5:30 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। अमेरिका में आज है मतदान का दिन और देश भर में वोटिंग प्रक्रिया जोरों पर है। कांटे की टक्कर वाले इस चुनाव में हर एक वोट नतीजा बदलने की ताकत रखता है। पोल्स के मुताबिक ट्रंप और हैरिस के बीच हार जीत का अंतर 1% से भी कम का है। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर पूरे अमेरिका में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज होगी, लेकिन इससे पहले वहां मतदान की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। अमेरिका में कुल 19 करोड़ मतदाता हैं। वोटिंग की प्रक्रिया कई दिन पहले ही शुरू हो चुकी है। 7.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। जीत के लिए 538 इलेक्टोरल वोट में से 270 वोट चाहिए। कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा 54 इलेक्टोरल वोट। अब देखना दिलचस्प है कि व्हाइट हाउस कौन पहुंचता है। राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर व्हाइट हाउस और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। देख सकते हैं कि इस तरह के मेटल बैरिकेड्स यहाँ लगाए गए हैं। देश भर में वोटिंग की प्रक्रिया जोरों पर है और नतीजों का बेसब्री से इंतजार। जैसे जैसे नतीजे आने शुरू होंगे वैसे वैसे इस इलाके में लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो जाएगी और कड़ी सुरक्षा के बीच नतीजों को मॉनिटर किया जाएगा। वॉशिंगटन डीसी से कैमरामैन सुंदर सिंह के साथ मधु भाटिया झा, एबीपी न्यूज। देखिए, अमेरिकी चुनाव से पहले वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल और आसपास की सरकारी इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कैपिटल हिल में ही अमेरिकी कांग्रेस और कई अहम विभाग हैं और चुनाव से पहले वहां पर हलचल बढ़ गई है। अमेरिका में वोटिंग से पहले सियासी हलचल बढ़ गई है। मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन ने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं लड़ा, लिहाजा इस बार कैपिटल हिल में नए प्रशासन का आना तय है। अमेरिका को मिलेगी अपनी पहली महिला राष्ट्रपति या फिर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस जीतेंगे। ये वही कैपिटल हिल है जहां जनवरी में औपचारिक रूप से अमेरिका के नए राष्ट्रपति का चयन होता है। सांसद इस कैपिटल हिल बिल्डिंग में इकट्ठा होते हैं और पूरी तरह से गिनती की जाती है इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स की, जिसे सर्टिफिकेशन कहा जाता है।
आशंका ये है कि अगर नतीजे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आते हैं तो उनके समर्थक क्या करेंगे। इन्हीं कैपिटल हिल ग्राउंड्स में पिछले चुनाव के बाद जो हिंसा भड़की थी उसकी यादें अब भी ताज़ा हैं। वो भयानक मंजर आम अमेरिकी अब तक नहीं भूला है और इसीलिए सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर इस पूरे इलाके की सुरक्षा की कड़ी जिम्मेदारी उठाई है। कैमरामैन सुंदर सिंह के साथ मधु भाटिया झा, एबीपी न्यूज़। देखिए, महाराष्ट्र में नामांकन वापसी के बाद दोनों ही गठबंधन, चाहे वो महायुति हो या महाविकास आघाड़ी, दोनों ने राहत की सांस ली है। आपको बताएं कि पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी समेत बीजेपी के 10 बागियों ने अपना नामांकन वापस लिया। नाम वापसी के आखिरी दिन सत्ताधारी महायुति और मुख्य विपक्षी महाविकास आघाड़ी दोनों गठबंधन की तरफ से ज्यादा बागियों को मैदान से हटाने की कोशिशें हुई। महायुति में बीजेपी के 10, शिंदे गुट वाली शिवसेना के 7, अजित पवार गुट वाली एनसीपी के 7 बागियों के नाम को वापस ले लिया गया है। नाम वापस लेने वालों में बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी भी हैं। उनको बनाने के लिए डिप्टी सीएम फडणवीस को जिम्मेदारी दी गई थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं। पार्टी के नेता बहुत बड़े हैं, पार्टी बहुत बड़ी है, व्यक्ति हमेशा छोटा होता है, इसलिए मैं आज भी छोटा अपने आप को महसूस करते हुए मैं पार्टी के लोग उनसे भी कहूँगा कि मेरे से अगर कोई गलती भी हुई होगी तो उसको वो क्षमा करें। उद्धव ठाकरे ने भी बागियों को चेतावनी दी कि नाम वापसी नहीं लेने वाले नेताओं पर कार्रवाई होगी, जिसके बाद महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के 10, उद्धव गुट वाली शिवसेना के 6, शरद पवार वाली एनसीपी के 4 बागियों ने नाम वापस ले लिया। कुछ बागियों के मैदान से पीछे हटने के बाद दोनों गठबंधन के दिग्गजों ने राहत की सांस ली। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत के भाई सुनील राउत पर एफआईआर दर्ज हुई है। उन पर आरोप ये लगा है कि उन्होंने अपने एक बयान से महिलाओं का अपमान किया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि नेता एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करने से भी नहीं चूक रहे हैं। ताजा मामला शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत के विधायक भाई सुनील राउत से जुड़ा है, जिनके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। केस शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार सुवर्णा करंजे की शिकायत पर हुआ है। सुनील राउत के खिलाफ विक्रोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। सुनील राउत पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगा है। टक्कर भी ऐसी होनी चाहिए ना, बराबरी की टक्कर होनी चाहिए ना, लेकिन कोई टीका ही नहीं मेरे साथ, आने की हिम्मत ही नहीं। सब पीछे सब पीछे सब पीछे। तो अभी किसी को बकरा बनाना ही था, उस बकरी को मेरे गले में डाल दिया। अभी 20 हजार को काटेंगे बकरे को। यही सुनील राउत का वो बयान है जिसके बाद सुवर्णा करंजे की शिकायत पर विक्रोली पुलिस स्टेशन में सुनील राउत के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बात उत्तर प्रदेश की होगी, जहां पर जारी पोस्टर वॉर के बीच कल ही चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव की तारीख बदल दी गई, जिसके बाद सियासी पारा और हाई हो गया और दोनों ही तरफ से और तेज स्पीड के साथ बयान दिए जा रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे से लेकर ना बटेंगे ना कटेंगे, मठाधीश सत्ता से हटेंगे के नारों ने यूपी की सियासत की तपिश बढ़ा दी है। लेकिन यूपी में चल रहे पोस्टर वॉर के बीच चुनाव आयोग ने 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीखें बदल दी। 13 नवंबर को होने वाला उपचुनाव 20 नवंबर को होगा। चुनाव आयोग ने जैसे ही नई तारीखों का ऐलान किया, बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों ही विपक्ष के निशाने पर आ गए। कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए यह जो डेट्स हैं ये बदली गई है। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दिल्ली आते हैं और आज तारीखें बदल जाती हैं। हारेंगे तो भागेंगे। कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हिसाब से आप चुनाव का कार्यक्रम बनाते हैं, ये चुनाव आयोग पे गंभीर सवाल है। विपक्ष हमलावर हुआ तो बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। समाजवादी पार्टी बौखला गई है। समाजवादी पार्टी के लिए पराजय कुछ दिन और किसकी है? समाजवादी पार्टी जब भी चुनाव होगा तब भी पराजित ही होगी। अगर चुनाव पहले होते तो चुनाव में पहले पराजित हो जाती। ये उनकी पराजय एक सप्ताह के लिए किसकी है? और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको 60 सेकंड न्यूज में आगे एक बड़ी खबर दें। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने खुद अपनी ही सरकार पर हमला बोला है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी सरकार को घेरा। पवन कल्याण ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर गृह मंत्री अनिता वंगालापुड़ी पर सवाल उठा दिए। होम मिनिस्टर अनिता गाరు కూడా చెప్తా ఉన్నారు, మీరు మంత్రి, మీరు హోమ్ మినిస్టర్, నేను పంచాయతీ రాజ్ శాఖ మంత్రిని, నేను అటవీ శాఖ మంత్రిని, పర్యావరణ శాఖ మంత్రిని, హోం మంత్రి సార్ మీరు బాధ్యత వహించండి,
నేను హోంశాఖ తీసుకున్న పరిస్థితులు వేరుగా ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. విమర్శించే నాయకులకి అందరికీ నేను మనం చెప్తున్నాను ఈ రోజున, ఇలాగే మీరు తీసుకొస్తా ఉండండి, మీరు నిశ్చలంగా ఉండండి, ఏమి చేయకుండా. पवन कल्याण सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए अपराधियों के खिलाफ यूपी जैसी कार्रवाई करने का सुझाव भी दिया. మీకు ఎలా ఉండాలంటే ఇలాంటి క్రిమినల్స్ కి ఉత్తరప్రదేశ్ లో యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు చేసినట్టుగా చేయాలి మీ అందరికీ, అప్పుడు కానీ మీరు మాట్లాడరు. మీరు उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई पत्थरबाजी से हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। लोग विरोध प्रदर्शन में सड़क पर बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मूर्ति खंडित होने पर भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के सिद्धार्थ नगर में मूर्तियों को विसर्जित करने के दौरान पथराव के बाद बखेड़ा हो गया, जिसके बाद इलाके में हालात तनावपूर्ण हो गए। गुस्साए लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस बल की मौजूदगी में इलाके में हालात अब काबू में हैं। माहौल बिगाड़ने की दूसरी तस्वीर छिंदवाड़ा से सामने आई। यहाँ समुदाय विशेष के युवक ने मंदिर में रखी गणेश प्रतिमा को खंडित कर दिया। हिंदूवादी संगठन ने घटना के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। इलाके में हालात न बिगड़े, इसलिए भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। हमारा जो पुलिस बल है और पूरा प्रशासन है पूरी तरीके से तैयार है, और इस तरह की स्थिति अगर कोई निर्मित करने की कोशिश करेगा या कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसको बहुत सख्ती से निपटा जाएगा, और किसी के मन में ये भ्रांति ना रहे कि वो कुछ भी करेगा और कार्रवाई नहीं होगी, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। जो कानून सम्मत काम है वही होगा। आइए बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां पर बदमाश बेखौफ हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां पर गोलीबारी की घटनाएं बहुत आम हो चुकी हैं और लचर कानून व्यवस्था की वजह से लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। तस्वीरें दिल्ली के नागलोई की हैं, जहां सोमवार दोपहर तकरीबन 1:30 बजे बदमाशों ने एक प्लाईवुड की दुकान को निशाना बनाते हुए कई राउंड गोलियां चलाईं। सूत्रों के मुताबिक बदमाशों ने पर्ची डालकर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी है। पर्ची पर अंकेश लकड़ा लिखा हुआ है। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 6 बार जो अज्ञात बदमाश थे जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने यहाँ पर फायरिंग की और जिसके बाद 5 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांगने की जो बात है वो भी इस पूरे मामले में सामने आ रही है। दोपहर 3 बजे के आसपास दिल्ली के अलीपुर थाना इलाके के बुद्धपुर में भी फायरिंग से हड़कंप मच गया। एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। 8 से 10 फायर करने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी है। अब तक इस मामले में किसी का नाम नहीं सामने आया है। दिल्ली में एक के बाद एक वारदातों के बाद सियासत भी हाई है। सियासी दल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दिल्ली में एक भयानक सड़क हादसा हुआ, 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल डीटीसी की एक बेकाबू बस ने पुलिस कांस्टेबल समेत 2 लोगों को रौंद दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार डीटीसी की बस कई लोगों को टक्कर मारने के बाद डिवाइडर से जा टकराई। हादसा मोनेस्ट्री मार्केट के ठीक सामने हुआ। तिब्बतन मार्केट के ठीक सामने एक बड़ा हादसा हुआ है। अनियंत्रित बस एक खंबे से टकराई है और जिसके बाद किस तरह की तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा दें। ये जो खंबा है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। तमाम सारे पुलिस वाले जो हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे और मोनेस्ट्री मार्केट के ठीक सामने की हम तस्वीरें दिखाते हैं। ये जो खंबा है जिसको स्टैंड की तरह काम किया जाता है, ये रास्ता बताता है या फिर तमाम तरह के जो पोस्टर हैं वो लगाए जाते हैं और बस जब इस खंबे से टकराती है तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जो कांच के टुकड़े हैं वो नजर आएंगे और किस तरह से रोड पर ये पूरा खंबा जो है वो आपको यहाँ पर पसरा हुआ नजर आएगा, टूट कर गिर गया है और जिसके चलते जो यातायात है वो भी प्रभावित हुआ है। लोग भी इस बस के अनियंत्रित होने का शिकार बने हैं। डीटीसी की बस में कोई यात्री नहीं था, बस खराब स्थिति में थी। हालांकि हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। नहाए खाए के साथ आज से 4 दिनों के लिए छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है और इसी वजह से ट्रेन में काफी ज्यादा भीड़ है। लेकिन तमाम दावों के बीच किस तरीके से लोग जान जोखिम में डालकर दरवाजों से लटक कर यात्रा करने को मजबूर हैं, देखिए इस रिपोर्ट। छठ पूजा बेहद महत्वपूर्ण पर्व है। 4 दिन चलने वाला छठ महापर्व आज नहाए खाए के साथ शुरू हो गया। अब 6 नवंबर को खरना होगा। अस्ताचलगामी सूर्य देव का पहला अर्घ 7 नवंबर को अर्पित किया जाएगा।
वहीं उगते हुए सूर्यदेव को 8 नवंबर को अर्घ देकर 4 दिवसीय छठ व्रत का समापन होगा। छठ महापर्व के लिए लोग बाजारों में खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। पटना के बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। वहीं छठ महापर्व मनाने के लिए आखिरी वक्त तक घर पहुंचने की जद्दोजहद भी जारी है। बिहार जाने वाली ट्रेन में खचाखच भीड़ दिखाई दे रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी हाल कुछ ऐसा ही है। छठ पूजा के मद्देनजर काफी भीड़ उमड़ रही है। लोग गिरते पड़ते ट्रेन के भीतर सफर कर रहे हैं। छठ पर्व के दौरान देश के प्रमुख शहरों से यूपी बिहार के लिए लाखों की संख्या में यात्री सफर कर रहे हैं। स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। बावजूद इसके ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। तो देखिए, छठ का महापर्व आज से शुरू हो गया और आपने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से लोग मजबूर हैं क्योंकि उन्हें अपने घर जाना है, लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं स्पेशल ट्रेन चलाने के, वो किस तरीके से हवाई होते नजर आ रहे हैं, वो आपने इस रिपोर्ट में देखा। अब देखिए, आज से छठ महापर्व की शुरुआत तो हो गई है। लोग सुबह से ही नदी में स्नान करने के बाद पूजा पाठ कर रहे हैं। पटना से दिल्ली तक लोग नदी में स्नान करने के बाद पूजा पाठ में जुटे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नहाए खाए के साथ आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। 4 दिनों तक छठ का महापर्व मनाया जाएगा और सुबह सुबह देखिए, लोग सबसे पहले अपने घरों से निकले, नदी में स्नान किया और उसके बाद पूजा पाठ और फिर नहाए खाए के साथ इस महापर्व की शुरुआत आज से हो चुकी है। पटना और दिल्ली की 2 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। एक तरफ दिल्ली की तस्वीर देखिए, यमुना में झाग और उसी झाग के बीच लोग किस तरीके से मजबूर हैं क्योंकि महापर्व है और ऐसे में शुरुआत स्नान के साथ होती है घाटों पर। लेकिन दिल्ली से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप देखिए किस तरीके से यमुना में झाग और उसी बीच महिलाएं और कुछ पुरुष आपको इन तस्वीरों में दिख रहे हैं कैसे इस पर्व की शुरुआत स्नान करने के साथ कर रहे हैं। पटना और दिल्ली की ये 2 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली में झाग के बीच यमुना में लोग डुबकी लगाने के लिए मजबूर हैं। जल बोर्ड की तरफ से फूड ग्रेड केमिकल का छिड़काव किया गया, लेकिन उसका कोई असर जमीन पर दिख नहीं रहा है। नदी में बढ़ते पानी के साथ साथ झाग भी बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें हकीकत बयान करती हैं और दिल्ली की हकीकत को दिखाने के लिए हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। तस्वीरें उस यमुना की जिस पर कई दिनों से सियासत भी हो रही है, चर्चा भी हो रही है और लगातार सुर्खियों में भी ये यमुना बनी हुई है कि आखिर जो यमुना को साफ करने के प्रयास किए जा रहे हैं, यमुना को नहीं बल्कि यमुना के ऊपर जो केमिकल भरा झाग है उसको खत्म करने के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो भी कामयाब नजर नहीं आ रहे। अब हम कैमरा पैन करके आपको तस्वीर दिखाएंगे उस यमुना किनारे से बहती हुई दिल्ली में यमुना की, लेकिन इस यमुना में आपको पानी से ज्यादा सफेद झाग जो है वो दिखाई देगा। ये वो सफेद झाग, ये वो जहरीला झाग जो दूर तक जहां तक नजर जा रही है सिर्फ झाग नजर आ रहा है। ये वो केमिकल है, ये वो गंदगी है जिसने यमुना को प्रदूषित भी कर दिया है और यमुना के प्रदूषण के बारे में चीख चीख के बयान कर रही है कि आखिर दिल्ली में यमुना कितनी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। एक तरफ दिल्ली में बहती हुई यमुना, दिल्ली में जो पानी है उसकी प्रदूषण की तस्वीरें, तो दूसरी तरफ दिल्ली में जो हवा है वो कितनी प्रदूषित है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप जरा कि पीछे जो बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं वहां बहुत ज्यादा सफेद धुंध है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक ये सिर्फ फॉग नहीं है जो सुबह सवेरे सर्दियों के दिनों में होता है, बल्कि ये स्मॉग भी है। वो स्मॉग जो कि प्रदूषण के कारण होता है, जो कि खराब हवा के कारण होता है। और इस वक्त दिल्ली का जो AQI मैं अलग अलग इलाकों का देख पा रही हूँ, तो उस हिसाब से दिल्ली के कई इलाकों में 450 के करीब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो है। तो आप सोच सकते हैं कि इस वक्त 400 के करीब, 450 के करीब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एयर क्वालिटी, और उसके अलावा दिल्ली की यमुना, दिल्ली का पानी, ये वो जहरीला झाग, ये वो केमिकल भरा फोम जो कि दिल्ली की हकीकत को बयान कर रहा है कि आखिर दिल्ली वाले कितनी बड़ी मार इस वक्त झेल रहे हैं। पानी भी खराब, हवा भी खराब, तो आप सोच सकते हैं कि दिल्ली का जो फ्यूचर है उसका क्या होगा।